हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने कक्षा 10 का जो सेकंड चैप्टर है उसका जो टॉपिक है मनुष्य में पाचन, उसका अंतिम वीडियो। तो नेक्स्ट इसके बाद में अपन श्वसन जो बिंदु है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये पाचन का अंतिम वीडियो पढ़ लेते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के जो विभिन्न अंग और सहायक ग्रंथियाँ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन कैसे हो रहा है और इसका अवशोषण, और जो भोजन अवशोषित या जो पचा नहीं उसको शरीर से कैसे बाहर निकालते हैं। तो देखिए, भोजन का पाचन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हमारा जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से ही। तो हम सबसे पहले मुख गुहा से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुख गुहा में पाचन कैसे हो रहा है, देखो। तो हमने पढ़ा था कि मुख गुहा में दांतों द्वारा भोजन को काट कर चबाया जाता है। 4 प्रकार के दांत पढ़े थे हमने: कृतनक, रदनक, अग्रचरणक और चवर्णक। ये सभी दांत क्या करते हैं? भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं, काटते हैं और चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। साथ ही मुख में लार ग्रंथियां क्या बनाती है? लार बनाती है, और वो लार है वो भोजन में मिलती रहती है, उसमें मिश्रित होने लगती है। तो देखिए, मुख में दांतों द्वारा भोजन को काट कर चबाया जाता है। साथ ही भोजन में लार मिलती रहती है, जिससे भोजन चिकना गीला हो जाता है और लसलसा बन जाता है या लसलसा हो जाता है। ये मैंने इसलिए लिख के रखा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपके भी अच्छी तरह से समझ में आए। आप भी इस टॉपिक को अपने को बुक में या अपने नोटबुक में इसको लिख सकें। तो भोजन में लार मिलने से भोजन चिकना, गीला और लसलसा हो जाता है। इससे बाद हमने ये भी पढ़ा था कि लार में टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है? ये भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। पूरी तरह से 100% स्टार्च का पाचन नहीं करेगा, लेकिन उसमें से लगभग 30% स्टार्च को ये उसके छोटे टुकड़ों अर्थात माल्टोज में अपघटित कर देता है। बाकी स्टार्च को कौन पचित करेगा? देखो, बाकी स्टार्च को जो अग्नाशय रस के अंदर एक एंजाइम और आएगा उसको हम कहेंगे अग्नाशय अमाइलेज। बाकी बचे स्टार्च को वो अग्नाशय अमाइलेज अपघटित कर देगा। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कि हमारे मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो गया। और वो किसका पाचन? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो गया है। स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया है किसने? टाइलिन ने, या जो लार में माइलेज एंजाइम है उसने स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया है, लगभग 30% स्टार्च को। इस प्रकार हमारी मुख गुहा से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन में लार मिलने से भोजन के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। आप देखते हो, जब आप भोजन को मुख में लेते हो तो एक बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, जिससे जैसे जैसे दांतों द्वारा चबाया जाता है लार मिलती रहती है, तो ठीक वो फिर अंत में एक छोटे गोले के रूप में बदल जाता है। इस गोले के चारों लार इकट्ठा रहती है और एक चिकना सा गोला बन जाता है। अब इसे हम निगलने के लिए निगलने के लिए रेडी होता है। तो अब ये जो संरचना बनी, ये गीला सा चिकना सा लसलसा गोला बना, इस गोले को हम कहते हैं बोलस। तो हम यही कह रहे हैं कि भोजन में लार मिलने से भोजन के छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, उनको हम बोलस कहते हैं। ये बोलस निगल लिए जाते हैं। जैसे हम इनको निगलते हैं, हमारी जो श्वसन नली का जो गठरी ढक्कन एपिग्लोटिस वो बंद हो जाता है, जिससे भोजन श्वसन नली में नहीं जाएगा और ये भोजन सीधा भोजन नली में पहुंच जाएगा। और भोजन नली से भोजन कहाँ चला जाएगा? क्रमाकुंचन गति द्वारा सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। तो छोटे छोटे हम बोलस बना लेते हैं, उस बोलस को हम लगातार निगलते रहते हैं। ये बोलस है वो जो हमारी भोजन नली है उसके दीवार के सारे सारे क्रमाकुंचन की गति द्वारा आमाशय में पहुंच जाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ से क्या प्रश्न आएगा। तो प्रश्न देखो, एक तो यहाँ से ये आता है कि लार के क्या कार्य है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और उसका कार्य लिखो। तो लार में टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि बोलस क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम भोजन को मुख में लेते हैं, भोजन को चबाने के पश्चात लार भोजन को लसलसा और मुलायम बना देती है, और जो छोटे छोटे गोले तैयार किए जाते हैं, लार्स में मिले हुए जो छोटे छोटे गोले तैयार किए जाते हैं चिकने और लसलसे, उनको हम बोलस कहते हैं। इन बोलस को हम निगल लेते हैं। तो बोलस का निर्माण है वो मुख गुहा में होता है, ये भी याद रखना। प्रश्न आ सकता है कि बोलस का निर्माण कहाँ हुआ, इसका निर्माण क्यों किया जाता है। बोलस का निर्माण मुख गुहा में होता है। इसका निर्माण इसलिए किया जाता है कि हम भोजन जो खा रहे हैं, ले रहे हैं, उसको आसानी से हम निगल सकें बिना किसी रुकावट के।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अब देखो हमारा भोजन है वो चला गया हमारे आमाशय में यानी पेट में। ये जो भोजन नली है, इस भोजन नली से हमारे आमाशय के अंदर ये भोजन पहुंच चुका है। देखो यहाँ से हमने ये मुख गुहा है, उस मुख गुहा में छोटे छोटे ये बोलस तैयार किए। ये बोलस हम निगल रहे हैं। तो ये जो घाटी ढक्कन है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये है घाटी ढक्कन, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एपिग्लोटिस। ये चित्र बनाया था हमने। तो ये यहाँ पर ये एपिग्लोटिस है, ये नीचे आकर इसको श्वास नली को ढक लेगा, जिससे भोजन है वो सीधा भोजन नली में दीवार के सारे सारे इस तरह से दीवार धड़ाम से नहीं करेगा, इसका दीवार के सारे सारे आराम से जाएगा। और इसी भोजन नली में क्या होती है, कर्माकुंचनी गति होती है। कर्माकुंचनी गति इस भोजन के बोलस को नीचे तक आमाशय के अंदर पहुंचा देती है। आमाशय के अंदर ये जाकर गिरता रहता है। अब यहाँ पर आमाशय में क्या होता है, देखो हम उसकी बात करेंगे। तो देखो आमाशय में बता दूं, इसकी एक मोटी दीवार होती है, उसके अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमारे आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस का स्राव करेगी। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम, पानी, म्यूकस, खूब सारी इसके अंदर पदार्थ पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर एक अम्ल भरा रहेगा, उस अम्ल को हम कहेंगे HCl अम्ल। ये एक बहुत ही सांद्र अम्ल होता है और ये भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को गला देता है। जो रोगाणु लार द्वारा नहीं मरे उनको मार देता है। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन के बड़े टुकड़ों को, चाहे कितना भी कठोर भोजन आ जाए, उसको गलाकर ये उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो पढ़ेंगे। देखो अपन आमाशय में पाचन देख लेते हैं। देखो आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये हम, जठर का मतलब होता है पेट। जठर का मतलब हम हिंदी में क्या लेते हैं, पेट या आमाशय, इसका मतलब यही होता है। तो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है हमारे आमाशय में, जो जठर रस का स्राव करती है। इस जठर रस में क्या क्या होता है, पानी होता है, HCl अम्ल होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, और एक एंजाइम होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो याद रखना, जठर रस में पानी, HCl अम्ल, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें ये जो HCl अम्ल है इसका स्राव कौन करेगी, तो हमारे आमाशय में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनका नाम है ओक्सिंटिक सेल। ओक्सिंटिक कोशिकाएं जो कि HCl का स्राव करती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आता है कि HCl का स्राव करने वाली कोशिकाओं का क्या नाम है, तो उसका नाम है ओक्सिंटिक सेल। फिर देखो यह है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का निर्माण कौन करेगी, तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का निर्माण करेगी जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएं। उनको हम कहते हैं जाइमोजन या मुख्य कोशिकाएं। ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव करती है, ये याद रखिएगा। अब जो ये HCl अम्ल बन रहा है और पेप्सिनोजन बन रहे हैं, प्रोरेनिन बन रहे हैं, तो देखो ये होता है। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जो प्रोरेनिन बनता है ये शिशु में बनता है। जब शिशु दूध पीता है तो उसके जो दूध में प्रोटीन होती है उसको पचाने के लिए प्रोरेनिन बनता है। धीरे धीरे जैसे ये बालक बड़ा होता है, वयस्क अवस्था में बदलता है, तो ये प्रोरेनिन का स्राव बंद हो जाता है। फिर HCl और पेप्सिनोजन ही काम करते हैं। तो देखो ये HCl अम्ल हमेशा काम करेगा। इसका काम क्या है, तो HCl अम्ल बनाने वाले कोशिकाओं को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, ये याद रखिएगा। और पेप्सिनोजन को बनाने वाली और प्रोरेनिन को बनाने वाली जाइमोजन, या जिनको मुख्य कोशिकाएं भी कहते हैं। अब ये HCl अम्ल जो हमारे आमाशय में भरा हुआ है, इसका क्या काम है देखो, तो ये एक तो भोजन को तीव्र अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। भोजन को तीव्र अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, ये हमारे HCl अम्ल का काम है। देखो भोजन को तीव्र अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये भोजन वो अम्लीय हो जाता है जिससे इसको पचाने में मदद मिलती है। और लार से बचने वाले रोगाणुओं का विनाश करता है। जो मान लीजिए रोगाणु लार द्वारा नहीं मरे या नष्ट नहीं हुए, उनको फिर आगे आमाशय के HCl अम्ल द्वारा विनाश कर दिया जाता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। कोई कठोर भोजन आ गया, दांतों या लार द्वारा नहीं पचाया, या हमने ऐसे ही निगल लिया उसको, तो उस कठोर भोजन के अवयवों को गलाने का काम भी कौन करता है, HCl अम्ल करता है। इसमें चाहे कितना ही कठोर भोजन आ जाए, उसको अपन साबुत निकल लें तो यहाँ HCl अम्ल है उसको गलाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और एक और महत्वपूर्ण काम है, देखो जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है, ये जब बनते हैं तो ये निष्क्रिय होते हैं, ये कोई काम नहीं करते हैं। तब इनको जो HCl अम्ल है जैसे वो बनता है, इनको सक्रिय करके पेप्सिन और रेनिन में बदल
देता है। देखो पेप्सिन से ओजोन हट गया तो पेप्सिन बन गया, प्रोरेनिन से प्रो हट गया तो रेनिन बन गया। तो अब जैसे ही पेप्सिन और रेनिन बन जाते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और अपना काम करने लायक हो जाते हैं। तो ये एसिल अम्ल के काम है: भोजन को तीव्र अम्लीय पदार्थ प्रदान करना, लार से बचने वाले रोगाणु को विनाश करना, कठोर भोजन अवयवों को गलाना। पेप्सिन, ओजोन और प्रोरेनिन जो एंजाइम है उनको सक्रिय करके पेप्सिन और रेनिन में बदलता। अब जैसे पेप्सिन ओजोन है ये निष्क्रिय है, अभी ये कैसा है? निष्क्रिय है। जैसे ही ये एसिल अम्ल यहाँ पर बनता है ये पेप्सिन बदल जाता है और ये कैसा हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और ये किसको पचाता है? ये प्रोटीन को पाचन करता है। ध्यान रखिएगा, आमाशय में प्रश्न ये बनता है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। तो वो एक तो पेप्सिनोजन है और एक प्रोरेनिन है, तो दोनों ही है। इसी तरह से प्रोरेनिन देखो, जैसे एचसीएल अम्ल मिलता है ये प्रोरेनिन भी क्या होता है? स्टार्टिंग में जब बनता है तो ये निष्क्रिय होता है। जैसे एचसीएल अम्ल बनता है तो ये प्रोरेनिन किस में बदल जाता है? रेनिन में बदल जाता है। और ये रेनिन क्या रहता है? फिर सक्रिय हो जाता है। और ये जो बच्चा दूध पीता है उसके दूध में जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये शिशु में पाया जाता है, वयस्क में ये नहीं पाया जाएगा। धीरे धीरे इसका स्राव बंद हो जाएगा, इसकी जगह फिर एचसीएल अम्ल है वो और पेप्सिनोजन ही काम करेंगे। तो ये केवल शिशु में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। जैसे प्रोटीन है, अब प्रोटीन पर पेप्सिन काम कर रहा है, पेप्सिन। तो ये प्रोटीन को पेप्सिन किस में तोड़ देगा? पेप्टाइड में तोड़ देगा। देखो दूध में ये कैसीन प्रोटीन कहाँ होती है? दुग्ध में होती है, दूध में होती है। जैसे रेनिन एंजाइम इस पर काम करता है, इसको किस में बदल देता है? पैरा कैसीन में बदल देता है। तो ये पेट के अंदर फिर आगे जाकर ये अवशोषित होती है या पचने लायक हो जाती है। तो इस तरह से हमारे आमाशय में दो तरह के एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जो कि एचसीएल अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन और रेनिन में बदल जाते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है और रेनिन हमारे दूध में जो प्रोटीन है उसको पचाने वाला एंजाइम है, जो कि केवल शिशुओं में पाया जाता है। धीरे धीरे इसका स्राव बंद हो जाएगा जैसे शिशु है वो वयस्क में बदलेगा। अब देखो आमाशय में भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक भोजन रुकता है। ये आप ध्यान रखते हैं, एक बार अपन भोजन कर लेते हैं तो 3-4 घंटे तक अपन को भूख नहीं लगती, क्योंकि हमारे आमाशय में लगभग 4 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है। अब इस 4 घंटे तक क्या क्या होता है? इसमें ये सारी चीज़ें होती है। एचसीएल अम्ल उसको गलाता है, ये पेप्सिनोजन प्रोरेनिन काम करते हैं, उसमें म्यूकस मिलता है, उसमें पानी मिलता है। और वो इतनी सारी जब चीज़ें मिल जाती है तो आमाशय में भोजन के पूर्ण मंथन के बाद, एक तो होता है हमारे आमाशय की मांसपेशियाँ होती है जो उसको मथती रहती है इस तरह से, तो उसमें सभी जो पदार्थ वो अच्छी तरह से मिला दिए जाते हैं। और अंत में भोजन क्या होता है? बिल्कुल एक पतली लेई के समान हो जाता है। लेई का मतलब होता है एक अर्ध तरल के रूप में, तो लेई के समान हो जाता है। तब हम उस भोजन को क्या कह देंगे? कायम कह देंगे। यानी हमारे आमाशय में भोजन है वो फिर इसमें जब एसिल अम्ल जाइमोजन रेनिन काम करते हैं, पानी मिल जाता है, तो बिल्कुल एक लेई के रूप में बदल जाता है। ये लेई ही इस वाल के द्वारा छोटी आंत में जाती है। तो इस लेई के समान जब भोजन हो जाता है तो उसको हम क्या क्या कहते हैं? कायम। अब ये कायम कहाँ गया? छोटी आंत में प्रवेश करता है। अब देखिए प्रश्न यहाँ बनता है, क्या क्या बनते हैं आमाशय में, कि कायम कहाँ बनता है? तो कायम आमाशय में बनता है। कायम होता है क्या है कि जब आमाशय के जठररस भोजन में मिल जाते हैं और आमाशय में जब भोजन पच जाता है तो जो लेई के समान भोजन बनता है उसे ही हम कायम कहते हैं। कायम का निर्माण आमाशय में होता है। और अगला प्रश्न क्या आता है कि आमाशय में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका क्या कार्य है, एसिल अम्ल के क्या कार्य है, सभी प्रश्न आता है। नेक्स्ट अब हमारा भोजन आ गया है छोटी आंत में। देखो तो छोटी आंत में क्या होता है? देखो छोटी आंत में पाचन किस तरह से होता है? छोटी आंत में क्या होता है कि ये देखो छोटी आंत, यहाँ ये छोटी आंत है, यहाँ से ये आमा से जुड़ी हुई है, फिर यहाँ पर नीचे ये कुंडलित पड़ी हुई है। तो यहाँ छोटे आंत में देखो ये जो पहला पार्ट है छोटे आंत का, जिसको हम ग्रहणी कह रहे हैं, ग्रहणी से यकृत रस आ रहा है और अग्नाशय से अग्नाशय रस आ रहा है। और आगे जाकर इसमें आंत्र के द्वारा भी कुछ रस मिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो लगातार पाचन कैसे होगा? तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा आप। भोजन का सर्वाधिक पाचन या संपूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है। और ये भी जो भोजन है वो मुख्यतः छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है उसमें ही पचाया जाता है, क्योंकि ग्रहणी भाग के अंदर अग्नाशय रस और
यकृत से यकृत रस वो आपके पीत रस आके मिलता है, या अग्नाशय से अग्नाशय रस आके मिलता है, और यहाँ पर भोजन का लगभग पाचन कर दिया जाता है। छोटे आंत में पीत रस, अग्नाशय रस और कुछ आंत्र के रस भी भोजन में मिलाए जाते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं, जैसे पीत रस द्वारा पाचन कैसे होता है, तो देखो पीत रस क्या करता है, जो हम वसा खा रहे हैं, वसा की जो बड़ी गोलिका है उसको तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देता है। हमें ये पहले ही कह रहे हैं, वसा की बड़ी गोलिका को, बड़ी बूंद को तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट देता है। इसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। ये वसा का पायसीकरण कौन करता है, पीत रस करता है। अब जैसे ही वसा की ये बड़ी गोलिका छोटी छोटी गोलिकाओं में बट गई, तो जो अग्नाशय रस होता है उसमें लाइपेज होता है, और वो लाइपेज है वो आसानी से इन वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं का पाचन करके उनको वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल देता है। वसीय अम्ल व गिल्सरोल में बदल देता है। जब वसा वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल जाती है, तो हम कह रहे हैं कि वसा का पूर्ण पाचन हो गया है। वसा का पूर्ण पाचन हो गया है, पूर्ण पाचन हो गया। जब ये वसा किसमें बदल गई, वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल गई, तो देखो इसमें डायरेक्ट लाइपेज डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है। पहले पीतरस क्या कर रहा है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को तोड़कर छोटी छोटी गोलिकाओं में बांट रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वसा का पायसीकरण, या इसमें ऐसा भी लिखा होता है वसा का पाइसियन, तो एक ही बात है दोनों। तो ये वसा का पाइसियन जब पहले हो जाता है, तो आगे लाइपेज का काम बहुत आसान हो जाता है, और ये आराम से उस वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरोल में बदल देता है। ये लाइपेज मिलेगा आपको अग्नाशय रस के अंदर। ये तो देखो पीत का काम था। अब अगर देखो मान लीजिए अगर पीत का स्राव कम हो जाए, यकृत कम कर दे, तो वसा का पाचन मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लाइपेज इतनी बड़ी गोलिका पर काम नहीं करेगा, इसलिए वसा का नहीं पचेगा। तो जो वसा खाई है वो ऐसे के ऐसे शरीर से बाहर चली जाएगी, कोई काम में नहीं आएगी। अगला देख लेते हैं। देखो हम हमारा जो इसके बाद में जो अग्नाशय रस आता है उसका क्या काम है। देखो अग्नाशय रस द्वारा क्या किस तरह से पाचन हो रहा है। तो अग्नाशय रस आ गया, ये जो हमारी ग्रहणी है, उस ग्रहणी के जो ये अग्नाशय ग्रंथि, उस अग्नाशय रस भी इसके अंदर पहुंचा दिया जा रहा है। तो अग्नाशय रस में देखो क्या क्या होते हैं। स्टार्च को पाचन करने वाला अग्नाशय या माइलेज होता है, जो स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज। जो 70% स्टार्च बच गया ना, 30% तो किसने बचा दिया, हमारे लार ने बचा दिया। जो 70% बच गया उसको अग्नाशय में भी एक लाइपेज सॉरी माइलेज एंजाइम है, अग्नाशय माइलेज, जो कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। जो प्रोटीन आ रही है, जो प्रोटीन आमाशय में नहीं पची, उसको पचाने के लिए अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं, जो कि उस प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड में बदल देते हैं। पेप्टाइड जो होते हैं, ये पेप्टाइड बने, इन पेप्टाइडों को एक एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। देखो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या करेगा, इसको अमीनो अम्ल में बदल देगा और डाइपेप्टाइड में बदल देगा। तो अमीनो अम्ल में बदल देगा ये कार्बो। तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हैं। और कहाँ मिलेंगे ये अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम है, जो कि प्रोटीन का पाचन करेंगे। अब पायसीकृत वसा है, यकृत ने पायसीकृत कर दिया वसा को। उस वसा पर जो लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम कहाँ है, अग्नाशय रस में। ये लाइपेज एंजाइम वसीय अम्ल और गिल्सरोल में इसने बदल दिया, तो वसा का पाचन तो हो चुका है। न्यूक्लिक अम्ल आता है, कोई डीएनए आरएनए, हर कोशिका में डीएनए आरएनए होता है, तो उसके पाचन के लिए न्यूक्लियोजेज एंजाइम आते हैं, वो उसको न्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं। तो मतलब अभी तक देखो लगभग इनको तोड़ा जा रहा है, लगातार इनको अपघटित किया जा रहा है। फिर आंत के अंदर आगे जब भोजन घिसकता रहता है आंत में, तो उसमें कुछ आंत्र के रस भी मिलाए जाते हैं। वो आंत्र के रस देखो कौन कौन से हैं। आंत्र के रस में क्या क्या आते हैं, आंत्र के रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, माल्टेज, लेक्टेज, सुक्रेज, डाइपेप्टाइडेज और जैसे न्यूक्लियोटाइडेज कुछ महत्वपूर्ण है। इनको देखो माल्टेज भी लिखते हैं और माल्टेज भी लिखते हैं, तो एक ही बात है। लेक्टेज या लेक्टेज भी कह सकते हो, सुक्रेस या सुक्रेज भी कह सकते हो, तो लिखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे माल्टोज है, अभी ऊपर देखा था हमने कि ये स्टार्च के टूटने से माल्टोज बनाया। देखो ये स्टार्च के टूटने से माल्टोज बनाया। तो ये जो माल्टोज है ये आगे अब जब जाएगा आंत्र में,
तो आंत्र के रस में एक माल्टेज एंजाइम आएगा, ये इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देगा। इसका मतलब है माल्टोज का पूरी तरह से पाचन हो गया है। लेक्टोज जो होती है दूध में, उसको लेक्टेज एंजाइम काम करेगा, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। इसका मतलब लेक्टोज का भी पाचन हो गया है। सुक्रोज जो हम खाते हैं जैसे गन्ने के रस में या कुछ फ्रूट के अंदर आती है, तो उसमें सुक्रेज एंजाइम काम करेगा और वो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देगा। इसका मतलब सुक्रोज का भी पाचन हो गया। अब डाइपेप्टाइड आ गए, देखो ऊपर डाइपेप्टाइड बने थे, ये अमीनोमल बन गए, लेकिन कुछ डाइपेप्टाइड भी बनते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमीनोमल, जैसे ये है, तो इनके ये दो अमीनोमल इस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम काम आता है, इस बंध को तोड़ देता है और यहाँ पर क्या बन जाते हैं, अमीनोमल बन जाते हैं। इसका मतलब प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो गया है। न्यूक्लियोटाइड, देखो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं यहाँ पर, तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड का पाचन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आते हैं, वो उसको न्यूक्लियोसाइड में बदल देते हैं। न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आते हैं, उसको नाइट्रोजनिक क्षारक राइबोज शर्करा में बदल देते हैं। तो इस तरह से उसको ये लगातार भोजन का पाचन कर दिया जाएगा। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में किया जाता है। अब भोजन का इस तरह से जैसे पाचन हो गया, तो इस पाचन होने के पश्चात देखो अब प्रश्न यहाँ पर क्या आता है, देखो एक तो ये इस तरह से आता है कि अग्नाशय रस में प्रोटीन वसा को पचाने वाले एंजाइम के नाम लिखिए। तो जैसे प्रोटीन को पचाने वाले 3 एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टिडेज। वसा को पचाने वाला है लाइपेज, न्यूक्लिक अम्ल को पचाने वाला है न्यूक्लियजेज, स्टार्च को पचाने वाला है अग्नाशिल अमाइलेज। इसी तरह से प्रश्न आ गया आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम, तो आमाशय में होते हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, पेप्सिन और रेनिन, भी आप उसको लिख सकते हो। ये जो सारे आपको पढ़ाए हैं, ये आपको जितने भी एंजाइम है ये हमारे आंत्र के रस के अंदर पाए जाते हैं। अब भोजन का पूरी तरह से पाचन होने के पश्चात भोजन का किया जाएगा अवशोषण। तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भोजन का अवशोषण आखिर कौन करेगा, तो भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। और मुख्यतः शुद्धांतर और अग्र शुद्धांतर, मतलब जो ईलियम और जेजुनम है, ईलियम और अग्र शुद्धांतर, और अग्र शुद्धांतर का जो पार्ट है, जैसे ये है छोटी आंत, छोटी आंत फिर इस तरह से कुंडलित पड़ी रहती है। तो ये तो हो गया इसका ग्रहणी, तो ग्रहणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और जबकि ये जैसे बीच वाला पार्ट है अग्र शुद्धांतर, अग्र शुद्धांतर, और ये लास्ट वाला पार्ट है शुद्धांतर। तो इन दोनों पार्ट में सबसे ज़्यादा भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर इसके अंदर की संरचना देखें तो देखो ये इस तरह से होती है अंगुलियों के समान, इसकी दीवार इस तरह से रहती है, इस तरह से, तो इसमें भोजन आएगा और वो बिल्कुल तरल के रूप में इस तरह से धीरे धीरे बहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है और यहाँ से भोजन है उन रक्त के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसको भोजन को अवशोषित करके रक्त में मिला दिया जाता है। ये जो अंगुलिनुमा संरचनाएं, इनको हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर। तो हमारे आंत के अंदर की तरफ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, रसांकुर भी जिसको बोलते हैं, रसांकुर। तो ये रसांकुर या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, इनकी सहायता से भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण किया जाता है। देखो छोटे आंत द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है मुख्यतः कौन से भाग द्वारा, शुद्धांतर और अगर शुद्धांतर के द्वारा। जबकि खनिज, अब देखो जल का और खनिज लवणों का अवशोषण ये नहीं कर रही है छोटी आंत, तो जल और खनिज लवणों का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा किए जाते हैं, ये भी याद रखना है। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का अवशोषण करना। भोजन के किस किस का अवशोषण करना, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का अवशोषण कौन करती है, छोटी आंत। जबकि जल और खनिज लवणों का अवशोषण कौन कर रही है, बड़ी आंत। अब क्या होता है, ये जो अवशोषित भोजन है या जल है या खनिज लवण है या विटामिन है, उनको रक्त में मिला दिए जाते हैं, वो रक्त में मिल जाते हैं और पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। अब जो भोजन अवशोषित नहीं हुआ या जिनका जो भोजन पचा नहीं, उसका क्या होगा, तो वो क्या होता है, अपशिष्ट भोजन का उत्सर्जन, यानी अपचित जो भोजन पचा नहीं, अनावशोषित मतलब जिसका अवशोषण नहीं हुआ, वो भोजन बड़ी आंत के मलाशय में जाकर इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर हम उसको मलद्वार द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने भोजन के पाचन और अवशोषण के बारे में पढ़ा है। तो इनके जो एंजाइम है, उन एंजाइमों के कोई मिलान करने वाला प्रश्न आ सकता है,
या आमाशय में प्रोटीन को पचन करने वाले एंजाइम, छोटे आंत में प्रोटीन को पचन करने वाले एंजाइम, अग्नाशय रस में प्रोटीन को पचन करने वाले एंजाइम, या भोजन का अवशोषण कौन करता है, या छोटी आंत का बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो इस तरह का छोटे प्रश्न यहाँ से बनाकर परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इनको आप लिख लेना और इनको याद करते रहना। अभी आपको जो आप अपने वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर आपको नाम लिखा हुआ है ओके बायोलॉजी बाय BSS। तो उसके ऊपर आपको एक रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब। तो उस सब्सक्राइब, कई बच्चों के मेरे पास ये आता है कि हमें सर वीडियो मिलता नहीं है, तो आपको मिलेगा। आप जब आपको ये नाम दिखेगा ओके बायोलॉजी बाय BSS, उसके पास नीचे आपको दिखेगा सब्सक्राइब। एक तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मैसेज मिल जाएगा कि मैंने आपको अगला वीडियो पहुंचा दिया है। जब आप इस ओके बायोलॉजी बाय BSS पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको ऊपर की तरफ इस तरह के कुछ शब्द दिखेंगे, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेगा। इस प्लेलिस्ट के जैसे आप खोलोगे तो इसमें एक पॉइंट बनाया हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कक्षा 10 विज्ञान साइंस RBSE, ये लिखा हुआ है। तो इस पे जब आप खोलोगे तो आपके विज्ञान के सभी वीडियो, पहले पार्ट के जो सारे वीडियो और दूसरे पार्ट के जो वीडियो हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। तो आप इसे ओके बायोलॉजी बाय BSS के नाम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाओगे। प्लेलिस्ट में आप खोजो, देखोगे कक्षा 10 विज्ञान के बारे में, उसमें सारे वीडियो एक जगह पड़े हुए हैं। तो आप उनको एक एक करके उनको आप लिख लेना, याद कर लेना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैसेज मिल जाएगा कि मैंने नया वीडियो आपको पोस्ट कर दिया है, आपको पता लग जाएगा।